तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो जाओ चैन होता है वो पूरी की पूरी एवेंजर अलायंस को खत्म कर देता है। एवेंजर अलायंस को खत्म करने के बाद वो फाइनली इस जगह से दूर जाना चाहता था, यानी कि वो अपनी कल्टीवेशन के हाइडिंग स्पॉट के ऊपर जाना चाहता था। बट उसे रास्ते के अंदर काफी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उसे अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहते थे। जाओ चैन इन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था एंड फाइनली उसे काफी सारी लड़कियां भी देखने के लिए मिलती है जो कि उसे अपने ग्रुप के अंदर शामिल करने के लिए आई थी। बट लू फेंग इन लोगों को भी कोई ना कोई बहाना देते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा था। एट द एंड वो एक लड़की से टकराता है एंड ये और कोई नहीं, ये यांग क्विंग चैन थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। एंड अगर अभी तक जाओ लिनियर के बाद कोई सबसे ज्यादा सुंदर है तो वो यांग क्विंग चैन ही है। यांग क्विंग चैन को देख के जो जाओ चैन होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। जो जाओ चैन था वो इस वक्त इस लड़की के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। कुछ टाइम पहले पूरी के पूरे एवेंजर अलायंस को खत्म करके आया था, तो अभी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस लड़की के साथ फाइट कर सके। जाओ चैन काफी अच्छी तरीके से जानता था अभी तक जो यांग क्विंग चैन है उसे पता चल चुका होगा, यानी कि उसे वैन जी फैंग एंड लियो यू के बारे में पता चल चुका होगा। इन दोनों को लू फैंग ने मार दिया था क्योंकि ये रास्ते में लू फैंग को थोड़ी सी तकलीफ दे रहे थे। बाद में जाओ चैन को पता चला कि ये दोनों लोग उसके इतने ज्यादा क्लोज तो नहीं थे, लेकिन इसलिए उसके क्लैन से थे। इसलिए यांग क्विंग चैन डेफिनेटली अपनी क्लैन की रेपुटेशन रखने के लिए जाओ चैन से जरूर लड़ेगी। लेकिन यांग क्विंग चैन जाओ चैन से कहती है सिंस पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे रूल्स बन चुके हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कल से हम एक गेम खेलेंगे, कल से मैं 10 दिनों तक तुम्हारा पीछे करूंगी, पूरा का पूरा अनडाइंग अलायंस तुम्हारा पीछे करेगा। एंड अगर तुम 10 दिनों तक सर्वाइव कर जाते हो, मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच में कभी कुछ हुआ था। अपनी बात पूरी करने के बाद जो यांग क्विंग चैन होती है वो मुड़ जाती है, यहाँ से जाने लग जाती है। जाओ चैन ने इसकी बात को एक कान से सुना था और दूसरे कान से निकाल दिया था। इसके बाद वो डायरेक्टली अपनी हाइडिंग प्लेस की तरफ जाने लग जाता है। फाइनली कुछ टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वो अपने हाइडिंग प्लेस के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद जो किकी होती है वो किकी से उस ट्रेजर ट्री को ले लेता है। जो किकी भी होती है वो भी वो ट्रेजर ट्री ऐसी जाओ चैन की तरफ फेंक के मार देती है। जो किकी थी यानी कि लिटिल क्रिटर, वो इस ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। एंड ये चीज देख के जाओ चैन का काफी ज्यादा खून खोलता था क्योंकि वो इतना ज्यादा डिवाइन सीक्रेट ट्रेजर को इस तरीके से हैंडल करती थी। जाओ चैन ज्यादा ध्यान नहीं देता, उस ट्री को लेता है एंड उसके बाद क्रॉस लेग करके बैठ जाता है एंड उसके अंदर से एनर्जी अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है एंड अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो ट्री होता है वो किसी तरीके से जाओ चैन के छाती के अंदर चला जाता है। जाओ चैन को पता भी नहीं चलता एंड इसी तरीके से कुछ टाइम बीत जाता है। फाइनली जाओ चैन अपनी आंखें खोलता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने वो ट्री देखने के लिए नहीं मिल सकता था। चीज देख के जाओ चैन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे देखने के लिए मिलता है कि वो जो ट्री होता है वो उसके चेस्ट से बाहर आ जाता है एंड वापिस से जमीन के ऊपर जाके इम्प्लांट हो जाता है। ये चीज देख के जाओ चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। एक्चुअल में जो डिवाइन ट्री है ये उसके बॉडी के अंदर चला गया था। जाओ चैन एक और चीज फील करता है कि जब ये डिवाइन ट्री उसके बॉडी के अंदर था तो वो इसे ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा था। साथ ही साथ जो जाओ चैन का शैंग हिल एको पॉइंट था लेफ्ट फुट का एंड राइट फुट का एंड साथ ही साथ उसका जो सेंटर पैलेस एको पॉइंट चेस्ट का था, सारे के सारे एको पॉइंट्स के अंदर पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी भर चुकी थी। चीज देख के जाओ चैन डेफिनेटली काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो इस डिवाइन ट्री को वापस से अपने बॉडी के अंदर डालने की काफी बार कोशिश तो करता है, बट ये जो ट्री होता है ये दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता। जाओ चैन अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना चाहता था। भले ही जब लास्ट टाइम वो यांग क्विंग चैन से मिला था तब उसने उसकी बातों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अभी जब वो उस चीज के बारे में सोचता है तो जाओ चैन को भी थोड़ा सा डर लग रहा था। अगले दिन जो जाओ चैन होता है वो अपनी 3 स्केलेटन को लेता है एंड किकी को उठाते हुए अपनी एक न्यू जर्नी के लिए आगे बढ़ जाता है। रही बात यांग क्विंग चैन की उस चैलेंज के बारे में, तो उसके बारे में जाओ चैन ज्यादा नहीं सोचता। वही दूसरी तरफ हम लोग को अनडाइंग अलायंस देखने के लिए मिलती है, जिसकी ये जो बात थी हाइड एंड सीक वाली, ये जो गेम की बात थी ये पूरी तरीके से पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर फैल चुकी थी। सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो यांग क्विंग चैन है वो जाओ चैन को ढूंढ रही है एंड इस गेम को लीगलाइज भी कर दिया गया था। जब जाओ चैन ड्रैगन आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था तो काफी बार उसे काफी सारे मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, इवन सेक्रेट ड्रैगन भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन जाओ चैन उन लोगों के करीब नहीं जाता एंड वहां से तुरंत भाग जाता है। रही बात यांग क्विंग चैन की, यांग क्विंग चैन अभी भी जाओ चैन को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके काफी सारे लोग ऑलरेडी शहीद हो चुके थे कि इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर काफी सारे मैजिकल बीज थे। वापिस से हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर आ चुका था ड्रैगन आइलैंड के ऊपर। से एक जगह देखने के लिए मिलती है जिसके ऊपर वो फाइनली थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बारे में सोचता है। यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद जाओ चैन वापिस से अगले दिन अपनी जर्नी को रिस्टार्ट करता है। जाओ चैन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे एक रिवर देखने के लिए मिलती है एंड उस रिवर को फॉलो करते हुए एक माउंटेन फॉरेस्ट के पास पहुंचता है। इस माउंटेन फॉरेस्ट के ऊपर काफी सारे हम लोग को डिवाइन ट्री देखने के लिए मिल सकती थी। इतना ज्यादा जाओ चैन आगे बढ़ रहा था उतनी ज्यादा उसे डिवाइन ट्री देखने के लिए मिल सकते थे। डेफिनेटली ये उन ट्रीज जैसे नहीं थे जैसे कि ट्रेंड वैली के अंदर थे, बट स्टिल एट द एंड ये डिवाइन ट्रीज थे, यानी कि ये काफी ज्यादा पुराने पेड़ थे। जब जाओ चैन आगे बढ़ रहा था तो उसके मन में एक थॉट आता है कि उसे ड्रैगन आइलैंड के कोर के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कि हार्ट के ऊपर। लेकिन जाओ चैन इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी जो किकी होती है अचानक से उसे कुछ याद आता है एंड वो एकदम से उछलने लग जाती है। किकी के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे कि वो इस जगह को ऑलरेडी जानती हो। जाओ चैन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह है ये काफी ज्यादा एबेंडेंट थी। ये एक तरीके से इस जगह के ऊपर इतना ज्यादा सन्नाटा था कि यहाँ पे मैजिकल बीज भी नहीं थे, ना कोई पंछी थे, इवन यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही थी। यहाँ पे एक डेडली साइलेंस थी। जाओ चैन थोड़ा सा आगे बढ़ता है एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते ही
जाओचन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक काफी ज्यादा भयानक सी जगह के ऊपर पहुंच चुका था। उसके आगे उसको जितनी भी जमीन दिख रही थी वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, बल्कि हड्डियां ही हड्डियां थी। एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर पूरी तरीके से सफेद सफेद हड्डियां बिछी हो। आगे की जमीन के ऊपर इवन मिट्टी भी नजर नहीं आ रही थी, पूरी तरीके से वो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा था। काफी सारी हड्डियां एकदम सही सलामत थी और काफी सारी हड्डियों को ऑलरेडी चूरा हो चुका था। यहाँ से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा ईवल टाइप की लग रही थी। इससे भी ज्यादा जाओचन को अजीब ये लग रहा था कि अगर वो जैसी इस बाउंडलेस सी ऑफ बोन्स को क्रॉस करते हुए आगे जाएगा, वहाँ पे एक्चुअल में एक बहुत बड़ा स्नो माउंटेन था। भरोसा नहीं हो रहा था कि इस ट्रॉपिकल आइलैंड के ऊपर एक स्नो माउंटेन भी है। इसके बाद जाओचन ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे के पूरे एवेंजर अलायंस को खत्म करके आया था। जिसके बाद यांग क्विंगचन ऑलरेडी उसके पीछे पड़ी हुई थी एंड वो इसके साथ एक फालतू सा गेम यानी कि हाइड एंड सीक खेल रही थी। इसलिए जाओचन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। एंड रही बात यांग क्विंगचन की, तो वो उसका गेम खुद के साथ ही खेलते रहे। जाओचन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। जाओचन उन 3 स्केलेटन्स को लेके एंड कीकी को लेके आगे बढ़ता है। भाई वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं वो लगातार अपनी हड्डियों को चटका रहे थे। उनको काफी अजीब सा फील हो रहा था इस जगह के ऊपर। जो पूरी की पूरी जगह थी हड्डियों से भरी हुई थी कि आंखें भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी इस वक्त। तभी अचानक से कीकी को कुछ नजर आता है एंड वो सामने की तरफ इशारा करते हुए जाओचन को दिखाती है। वहाँ पे एक वुडन टैबलेट था। चीज को देख के इवन जाओचन भी थोड़ा सा शॉक था। जाओचन को क्यूरियोसिटी होती है कि वो इस चीज को देखे, इसलिए जाओचन उस जगह के ऊपर आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके पाँव के नीचे से हड्डियां खड़कने की आवाजें आ रही थी क्योंकि जाओचन को काफी ज्यादा अनप्लीजेंट सी लग रही थी। जब वो उस स्टोन टैबलेट की तरफ आता है तो जाओचन काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि वहाँ पे एक बाउंडर सा घूम रहा था। उस स्टोन स्टैचू के अगल बगल में वहाँ पे एक एनर्जी वॉटेक्स फॉर्म हुआ था। उस एनर्जी वॉटेक्स के अंदर वो हड्डियां भी गोल गोल घूम रही थी। जो वॉटेक्स है काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर कोई भी एक कदम भी अगर आगे बढ़ाएगा तो उसके बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। वही वो जो 3 स्केलेटन थे उनको भी काफी ज्यादा अनईजी सा फील हो रहा था इस जगह के ऊपर। एंड जब वो उस वॉटेक्स के पास पहुंचता है तो उन्हें और ज्यादा अजीब लग रहा था, यानी कि एक तरीके से वो झिझका रहे थे। उनको डर लग रहा था उस एनर्जी से भी। अचानक से उन्हें एक जोर की चिल्लाने की आवाज देखने के लिए मिलती है। उसी वॉटेक्स के ऊपर उन्हें कुछ दृश्य देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे उन्हें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी एंड उसकी जो नीचे की बॉडी थी वो किसी सांप की बॉडी जैसी थी। ऐसे तो वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन इस वक्त उसका हुलिया काफी ज्यादा बुरे तरीके से बिगड़ा हुआ था। हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वो इस वॉटेक्स के अंदर एंटर करती है तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ने लग जाता है। कुछ ही टाइम के बाद उसकी जो बॉडी होती है उसका पूरा का पूरा एक ब्लडी पेस्ट बन जाता है। उसी के बाद हम लोगों को एक 50 मीटर लंबा चौड़ा ट्रायनिकल ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि आसमान की तरफ देखते हुए एक जोर की धाड़ मारता है। उसके ऑरा को फील करके इवन जाओचन भी डर जाता है। इसके बाद जाओचन कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड जैसे वो दोबारा से खुलता है सारी चीजें उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। जाओचन समझ जाता है कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन जाओचन को ऐसा लगता है कि इस वॉटेक्स के ऊपर ये जो भी इल्यूजन दिख रहा था ये में भी पुरानी हिस्ट्री का इल्यूजन हो, कि जो भी चीजें यहाँ पे हो चुकी है ये उस चीज का इल्यूजन हो। सीबीए जो ड्रैगन आइलैंड है ये अननोन है, पता नहीं कितने सालों से ये स्टोन टैबलेट यहीं पे है। इसलिए जाओचन इस चीज से ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करता एंड वो इस स्टोन टैबलेट को चारों डायरेक्शन से देखता है। स्टोन टैबलेट के ऊपर काफी सारे अलग अलग सिंबल्स बने हुए थे एंड कुछ चीजें लिखी गई थी जो कि एशियन लैंग्वेज के अंदर थी, जो कि जाओचन को समझ नहीं आती। जाओचन को उस स्टोन टैबलेट को और ज्यादा नजदीक से देखने की खुजली मच रही थी, लेकिन वो इस वॉटेक्स को भी छूना नहीं चाहता था। इसलिए जाओचन जमीन से एक बड़ी सी हड्डी उठाता है एंड उस वॉटेक्स के अंदर फेंक देता है एंड जैसे ही वो जो हड्डी होती है उस वॉटेक्स से टकराती है वो तुरंत चूर चूर हो जाती है। देख के जाओचन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था इतनी ज्यादा बड़ी हड्डी और इतनी ज्यादा मजबूत हड्डी क्योंकि उस वॉटेक्स से टकराती पूरी तरीके से चूर चूर हो गई। फ्रेंडली अगर जाओचन वहां पे जाता है तो उसकी बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन तभी जाओचन को कुछ नजर आता है। जाओचन को वहाँ पे एक ह्यूमनाइड सा फिगर देखने के लिए मिलता है स्टोन टैचू की तरफ, और उसको देखते ही जाओचन तुरंत पीछे हट जाता है, लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो जो फिगर होता है वो धीरे धीरे इस वॉटेक्स के बाहर आता है एंड वो इस तरीके से आ रहा था जैसे कि उसको इस वॉटेक्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहा जाए तो ये जो फिगर था ये भी किसी यंगस्टर का ही लग रहा था जो कि कुछ 20 साल का लग रहा था। जाओचन उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो, एंड वो फिगर सेम यही क्वेश्चन जाओचन से भी पूछता है। जाओचन उसे बताता है कि उसका नाम जाओचन है। के बाद वो उस फिगर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। जाओचन को ऐसा फील हो रहा था कि ये मे भी उसी की तरह एक यंग एक्सपर्ट है जो कि इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ट्रैप हो चुका है। तो इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर इस वक्त सभी के सभी ट्रैप है क्योंकि इसके बाहर कोई भी जा नहीं सकता। यही रीजन है कि यहाँ पे इतनी सारी एलायंसेस बन चुकी है। भी अचानक से वो जो फिगर होता है वो जाओचन के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो जाओचन को एक अलग स्पेस के अंदर ड्रैग आउट कर लेता है। स्पेस को देख के जाओचन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके चारों तरफ एक वॉटेक्स घूम रहा था। ऊपर उसे आसमान देखने के लिए मिल सकता था और नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यानी कि डेफिनेटली उसके नीचे जमीन ही थी। जमीन के ऊपर काफी ज्यादा धूल उड़ रही थी एंड उसके सामने खड़ा था वो फिगर कि उसे इस वक्त काफी ज्यादा घूर के देख रहा था। एक सेकंड के लिए जाओचन को ऐसा लग रहा था कि ये इल्यूजन है। कुछ ही टाइम के बाद जाओचन समझ जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। जाओचन उसकी तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर पूछने के बाद फाइनली वो जो बंदा होता है वो जाओचन को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि उसका नाम वॉइड मास्टर लॉरेंस है। वो कहता है कि आजकल पता नहीं काफी सारे लोग इस डिवाइन टैबलेट की तरफ आने लग गए हैं। यहाँ पे अभी कोई शांति से ट्रेन भी नहीं कर सकता एंड तुम सब लोग यहाँ पे आना डिजर्व नहीं करते। सारी बातें सुनने के बाद जाओचन समझ जाता है कि जो बंदा है ये एक्चुअल में ड्रैगन आइलैंड की इस जगह के ऊपर इसलिए आया था कि यहाँ पे बैठ के वो आराम से कल्टीवेशन कर सके, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पे लोग आते रहते हैं जो कि इसे परेशान कर देते हैं। जाओचन ये चीज काफी अच्छे तरीके से जानता था कि लॉरेंस ने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना क्योंकि जाओचन ड्रैगन आइलैंड के कोर के अंदर रहता था। जो जाओचन जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर
ऑलरेडी पूरी तरीके से एक सेलिब्रिटी बन चुका है ड्रैगन आइलैंड के ऊपर। उस बंदे के बारे में अभी तक लॉरेंस को नहीं पता था। जाओ चैन कहता है मैं एक्चुअल में यहाँ पे तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया था, ना कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। वो बंदा जाओ चैन से कहता है चाहे जो भी हो तुम्हारे पास बस एक ही चॉइस है, तो तुम मुझसे फाइट करो और मुझे हरा दो, अदरवाइज मैं पर्सनली तुम्हें इस सी ऑफ बोन से बाहर फेंकूंगा। लेकिन मुर्दा बंदे की सारी बातें सुन के डेफिनेटली जाओ चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इस बंदे की जो ट्रेनिंग मेथड्स है वो भी काफी ज्यादा अलग है। स्टिल अभी जाओ चैन यहाँ से भाग नहीं सकता था, तो उसके पास फाइट करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो फाइट करने के लिए मान जाता है। ये जो बड़ा सा वोटेक्स घूम रहा था, इसके कारण जो जाओ चैन था वो अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। इवन उसे अपने हाथ पाव को मूव करने के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। बाकी लोगों को गलती से भी पता चला कि इस जगह पे एक वॉइड मास्टर है, तो डेफिनेटली वो पूरी तरीके से शॉक हो जाएंगे। जो वॉइड मास्टर होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, वॉइड मास्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो सेम लेवल के अंदर पूरी तरीके से इनविंसिबल भी होता है, उनको कोई भी नहीं हरा सकता। एक तरीके से वॉइड मास्टर काफी ज्यादा रेयर भी होता है, यानी कि 1000 कल्टीवेटर्स में से कोई एक बंदा वॉइड मास्टर बन पाता है। इस वक्त स्पेस लॉरेंस ने यहाँ पे एक वोटेक्स क्रिएट कर दिया था एंड इस 100 मीटर के वोटेक्स के अंदर इसकी पावर भी काफी ज्यादा बूस्ट आउट हो चुकी थी एंड सामने वाले अपोनेंट्स की पावर काफी ज्यादा सप्रेस्ड हो जाती है। जाओ चैन से कहता है तुम्हें ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही टाइम के अंदर तुम्हें उस सी ऑफ बोन के अंदर फेंक दूंगा एंड वहाँ पे तुम्हारी भी हड्डियां पड़ी होगी। इसे सुनने के बाद जाओ चैन को गुस्सा आता है, तुरंत वो अपनी फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है। जाओ चैन इस वक्त अपनी पावर्स को अपनी लिमिट तक इस्तेमाल कर रहा था, वो तुरंत अपनी सेक्रेट फ्लेम को समन कर लेता है। उसके बाद जो जाओ चैन होता है वो कुछ सिंबल्स बनाने लग जाता है। जब लॉरेंस जाओ चैन को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली उसने जाओ चैन जैसे पावरफुल पर्सन को नहीं देखा था कि इस वोटेक्स के अंदर नॉर्मल लोग तुरंत ही मर जाते हैं एंड जो लोग जिंदा रह जाते हैं वो मूव भी नहीं कर पाते। लेकिन जाओ चैन इस वक्त अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद जो जाओ चैन होता है वो डेफिनेटली लॉरेंस की तरफ धीरे धीरे करके मूव करने लग जाता है एंड वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। वो ऐसा बढ़ रहा था जैसे कि वो अपने कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ लेके चल रहा हो। जैसे जैसे जाओ चैन आगे बढ़ रहा था लॉरेंस की तरफ, वैसे वैसे उसकी हड्डियों की चटकने की भी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उसके बॉडी की जो हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट के चटक के बिखर जाएगी जमीन के ऊपर। लेकिन वही हम लोग को दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि लॉरेंस की भी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ये जो स्पेस उसने क्रिएट किया था ये उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से किया था। जाओ चैन इस स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, इसके कारण लॉरेंस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा था और इसको पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जाओ चैन जैसे तैसे करके अपने राइट हैंड को उठाता है एंड एक ब्लेड लाइट स्वॉर्ड ओरा को लॉरेंस की तरफ फेंक देता है। जब लॉरेंस इसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका दिमाग काफी ज्यादा थकने लग गया था। जैसे तैसे करके वो भी अपनी तरफ से एक ओरा फेंकता है, जिसकी मदद से ये जो अटैक होता है ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। टाइम के बाद जो लॉरेंस होता है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लग जाता है। कभी भी इस तरीके की पावरफुल एनिमी के साथ फाइट नहीं की थी। उसकी जो स्पेशल स्पेस शैटरिंग टेक्निक थी ये जाओ चैन के ऊपर काम नहीं कर पा रही थी। वही दूसरी तरफ जो जाओ चैन था वो धीरे धीरे करके मूव करना सीख रहा था। वो धीरे धीरे करके अपनी डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन कलर की रेडियंसेस के काफी सारे छोटे मोटे स्वॉर्ड ऑरास को क्रिएट करता है। अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे लॉरेंस की तरफ फेंकता है। साथ ही साथ जो जाओ चैन था उसका ऑरा भी काफी ज्यादा तेजी से कम हो रहा था, क्योंकि इस जगह के ऊपर जाओ चैन भी काफी ज्यादा तेजी से एग्जॉस्ट हो रहा था। धीरे धीरे करके उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी हो। तो इन दोनों की हालत सेम थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल को देख के ये नहीं बता सकते थे कि कौन कितना कमजोर है। परंतु जाओ चैन होता है क्योंकि उसके पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी, वो अपनी पावर को 5th सेलेस्टियल लेयर ऑफ एक्सिओआ के एकदम पीक तक लेके जाता है। जाओ चैन जैसे अपने हाथों को उठाता है उसके हाथों के अंदर से इस वक्त इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा था जो अपने आसपास के स्पेस को लिटरली फाड़ देता है। साथ ही साथ उसके बॉडी के ऊपर भी इतना ज्यादा प्रेशर गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी भी किसी भी वक्त फट सकती है। लेकिन स्टिल जाओ चैन जैसे तैसे करके अपने हाथों को वेव करता है, कुछ मैजिकल सर्कल्स को फॉर्म करता है। तुरंत कुछ टाइम के बाद जाओ चैन के सामने एक नॉर्थ स्टार कॉन्स्टेलेशन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एक तरीके की लाइट स्क्रीन थी जो कि जाओ चैन को प्रोटेक्ट कर रही थी। ओरिजिनली इस अटैक को परफॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस वक्त जो जाओ चैन था वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और ऐसे टाइम के अंदर उसका हिडन पोटेंशियल जा चुका था। इसी साथ जो जाओ चैन का नॉर्थ स्टार कॉन्स्टेलेशन डायग्राम था उसके ऊपर इस वक्त काफी सारी सॉर्ड रेडियंस लग रही होती है। दूसरी तरफ से जो लॉरेंस था वो भी जाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन जो जाओ चैन होता है वो एक के बाद एक मैजिकल सर्कल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। इवन वो आसपास के एनर्जी को चूसना शुरू कर देता है, यानी कि वो लॉरेंस की एनर्जी को यूज कर रहा था अपने इन सर्कल्स को फ्यूज करने के लिए। फाइनली कुछ टाइम के बाद एक चोर का धमाका होता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो वॉइड होता है वो ऑलरेडी क्रैक हो चुका था एंड वो फट जाता है एंड जिसके बाद जाओ चैन जो होता है वो उस वॉइड के बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ जो लॉरेंस था उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जाओ चैन एंड लॉरेंस ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एक्सिओआ की 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर थे। एक वॉइड मास्टर था तो दूसरा एक सेलेस्टियल लेयर मार्शल आर्टिस्ट था। मैंने जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि वॉइड मास्टर काफी ज्यादा रेयर होते हैं, 1000 में से एक बंदा वॉइड मास्टर बन पाता है। रही बात मार्शल आर्टिस्ट की, वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर काफी ज्यादा अच्छे
होते हैं, स्टिल मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा कैजुअल होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, कॉमन होता है, कॉमनली मिल जाता है। एक वर्ल्ड मास्टर को हरा पाना सेम लेवल के ऊपर ये लगभग नामुमकिन था। लॉरेंस जाओ चैन की तरफ देखता है, कहता है कि तुम जीत गए। लॉरेंस ये चीज कह तो दी थी, लेकिन स्टिल उससे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक 5th सेलेस्टियल लेयर के मार्शल आर्टिस्ट से हार जाएगा। जो जाओ चैन होता है वो भी उसकी तरफ देखता है, कहता है चलिए देखा जाए तो मैं बस तुमसे थोड़ा सा ही कमजोर हूँ। उसके बाद जाओ चैन कहता है क्या वर्ल्ड मास्टर सही में इतना स्पेशल होता है? ये चीज सुनने के बाद जो लॉरेंस होता है वो हंसने लग जाता है। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। लॉरेंस हंसते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे हार गया। तुम्हें अभी इस वक्त मुझे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी वर्ल्ड मास्टर को सेम लेवल के ऊपर हरा पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। फाइनली आज तुमने मुझे हरा दिया। डेफिनेटली काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। जाओ चैन हंसते हुए कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बट अभी तक मैंने इस चीज के बारे में नहीं सुना था। वर्ल्ड मास्टर सेम लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल होता है, बिकॉज मैं ह्यूमन वर्ल्ड से आया हूँ। सुनने के बाद जाओ चैन थोड़ा सा शॉक होता है एंड फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो एक्चुअली में तुम वाटर वर्ल्ड से हो। के बाद जाओ चैन एंड लॉरेंस की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। बातचीत के अंदर ये लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ ठीक ठाक संबंध बना लेते हैं। लॉरेंस को भी बाहर वाली दुनिया के बारे में पता चलता है कि ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से सील हो चुका है। इस चीज के बारे में तो वो जानता था, लेकिन यहाँ पे काफी सारी अलायंसेस बन चुकी है, इस चीज के बारे में वो नहीं जानता था। फाइनली एक दूसरे को गुड बाय कहने का वक्त आ चुका था। जाओ चैन लॉरेंस की तरफ देखता है, कहता है ब्रदर तुम ऑलरेडी सारी सिचुएशन के बारे में जान चुके हो, तो शायद से हम फ्यूचर के अंदर दोबारा मिले। लॉरेंस भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी जाओ चैन से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। और वही दूसरी तरफ जो जाओ चैन था वो इस बंदे के साथ दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि ये जो बंदा था ये सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। इवन जाओ चैन की हालत खराब हो चुकी थी इस पर्सन को हराने के लिए। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद जो लॉरेंस होता है वो वापस से उस ब्लैक क्लाउड के अंदर एंटर कर जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। एंड जो जाओ चैन होता है उस क्लाउड की तरफ देखता है एंड फिर उसके बाद वो भी अपने रास्ते से निकल जाता है। रही बात उस स्टोन टैबलेट की, तो उस स्टोन टैबलेट के करीब जाओ चैन गया तो था, लेकिन वो उसके ज्यादा करीब नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे एक और वॉइड फॉर्म हुआ था। जाओ चैन समझ जाता है कि इस वक्त वो उसके करीब नहीं जा सकता, इसलिए जाओ चैन उस चीज को थोड़ा बहुत नोटिस करने के बाद छोड़ देता है। इस वक्त जो कीकी थी वो पता नहीं जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो जाओ चैन से कुछ कहना चाहती है एंड वो थोड़ी सी जाओ चैन से नाराज भी लग रही थी, बट जाओ चैन उसकी तरफ उसके इशारों को समझ नहीं पा रहा था। अभी वो जमीन से एक हड्डी उठा के जाओ चैन के सर पे मारती है। इसके बाद भी जाओ चैन को कुछ भी समझ नहीं आता। एट द एंड जो कीकी होती है वो अपना मुंह फुला लेती है एंड उसके फुले हुए मुंह को देख के जाओ चैन हंसने लग जाता है। ये लोग इस जगह से निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक जाओ चैन इस एरिया के अंदर भटकते रहता है एंड जब वो इस एरिया के अंदर भटक रहा था तो उसे पता चलता है कि इस एरिया के अंदर बस लॉरेंस नहीं है, यहाँ पे और भी काफी सारे ट्रू एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ज्यादा संख्या के अंदर तो नहीं है। जो भी लोग इस एरिया के अंदर है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। कुछ दिनों तक जाओ चैन इसी जगह के ऊपर भटकता रहता है। वो कुछ दिनों के बाद नोटिस करता है कि इस जगह के ऊपर धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच जगह के ऊपर पूरी तरीके से सब लोग कैप्चर हो चुके हैं, यानी कि ड्रैगन आइलैंड को छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली सभी लोग ग्रुप बना बना के ड्रैगन आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बढ़ रहे थे। तो जाओ चैन को इस जगह पे और ज्यादा ठीक नहीं लगता एंड वो इस जगह से जाने के बारे में सोचता है। वैसे भी जाओ चैन ने भी सोचा था कि वो फ्यूचर के अंदर अपना एक ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी कि अपना एक अलायंस बनाएगा। लेकिन लॉरेंस से मिलने के बाद फिर उसने सोचा कि अपना अलायंस बनाना थोड़ा बहुत सर दर्द हो सकता है, लेकिन अगर वो अपना एक ग्रुप बनाता है जिसके अंदर वो कुछ पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती करके उनको अपने साथ रखता है, उसे किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जाओ चैन था वो अकेला एक अलायंस के बराबर में था। एंड जाओ चैन जैसा ही उसे एक काफी पावरफुल अपोनेंट मिला था, जो कि था लॉरेंस। किसी तरीके से वो लॉरेंस के साथ दोस्ती कर पाता है एंड लॉरेंस जैसी एक दो लोग और उसे मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली वो किसी अलायंस से कम नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वापिस से पीछे चले जाता है, यानी कि जिस जगह से वो आया था उसी जगह के ऊपर वो जाता है एंड अपने दोस्त से मिलता है, यानी कि बुद्धिस्ट रीजन से। जाओ चैन वापिस से धर्मा अलायंस के अंदर लौटा था, तो काफी सारे लोग जाओ चैन को देख के थोड़े से शॉक होते थे, क्योंकि उन लोगों को सब लोगों को पता था जो अनडाइंग अलायंस है वो जाओ चैन को ढूंढ रहा है, बट जाओ चैन काफी लंबे टाइम से गायब था। फाइनली अभी जाओ चैन देखने के लिए मिला दोबारा से। धर्मा अलायंस के अंदर जब जाओ चैन हीजैन एंड हीची से मिलता है, तो हीची है वो भी जाओ चैन का ही दोस्त है, जिसकी पहचान जाओ चैन की हीजैन के थ्रू हुई थी। एंड हीजैन को तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो। ये दोनों के दोनों इस वक्त किसी मॉन्ग की तरह लग रहे थे, लेकिन ये बैठ के चिकन खा रहे थे। एंड वो जाओ चैन को देखते ही कहता है आओ तुम भी हमारे साथ कुछ वेजिटेरियन खाना ग्रहण करो। जाओ चैन कहता है ज्यादा शेमलेस लोग है ये, नॉन वेज खाने के बाद भी इसे वेजिटेरियन कह रहे हैं। शक्ल तो ऐसे बनाते जैसे कि कहीं के संत हो। बुद्धि सीजन के साथ कुछ टाइम तक जाओ चैन की बातें होती है। इसके बाद जो बुद्धि सीजन होता है वो जाओ चैन से कहता है तुम अनडाइंग अलायंस के खिलाफ ऑल आउट जाने वाले हो, यानी कि जाओ चैन के दिमाग के अंदर प्लान चल रहा था कि वो अनडाइंग अलायंस को एक सबक सिखाए। जाओ चैन कहता है सिंस वो मेरे पीछे बिन मतलब के पड़े हैं, वो बार बार मेरे रास्ते का खाटा बंद रहे, तो मैं भी उनके साथ पोलाइट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। मैं ऑलरेडी लैंडे को बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो जो इंजर्ड लैंडे होगा एक्चुअल में यांग क्विंग चैन के साथ टीम अप कर लेगा, एक टीम फॉर्म करेगा। चाहे कुछ भी हो मैं उनके सारे के सारे रिमेनिंग ट्रूप्स को डिस्पोज कर दूंगा, यानी मैं उनके सारे लोगों को मार दूंगा। मिला के जो जाओ चैन था उसका प्लान ये था जो अनडाइंग अलायंस है वो वैसे भी जाओ चैन को ढूंढने के लिए भटक रही है। इस वक्त अलायंस के अंदर ज्यादा लोग नहीं
है, जो लोग है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, जो लोग बचे हुए हैं जाओ चैन उन सभी लोगों को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। जाओ चैन की ये सारी बातें सुनने के बाद जो हीजन होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो लैंड है वो अभी भी अनडाइंग अलायंस के अंदर ही होगा। लैंड के अलावा 3 और लोग हैं जो कि पावरफुल है एंड वो अभी भी अनडाइंग अलायंस के अंदर है। अगर तुम वहां पे रहते हो तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा एंड साथ ही साथ तुम्हें फैंटम अलायंस एंड थ्रोइंग नाइफ अलायंस के साथ भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो भी अनडाइंग अलायंस के पास में ही रहते हैं। उनके काफी अच्छे रिलेशनशिप है अनडाइंग अलायंस के साथ। और डिस्कशन करने के बाद जाओ चैन को पता चलता है कि जो फैंटम अलायंस है एक्चुअल में इसे साइकिक नेम कार्लोस के द्वारा बनाया गया है एंड ये जो बंदा है ये इल्यूजन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। जाओ चैन को बताता है कि ये जो कार्लोस है ये काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है, काफी कम ही लोग हैं जो कि पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर इस बंदे के साथ खड़े रह सकते हैं। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो थ्रोइंग नाइफ अलायंस है इसका जो फाउंडर है वो वॉर्टन है एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि ये डिसेंडेंट है ली युआन जुआन का। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लो कि ये कोई लेजेंडरी पर्सन है। ये रीजन है कि कोई भी वार्टन से निपटना नहीं चाहता। मिला के जो कार्लोस था वो फैंटम अलायंस का फाउंडर था एंड वो साइकिक अटैक के अंदर काफी ज्यादा माहिर था। जो वॉर्टन था फ्लाइंग टाइगर का सक्सेसर था। इन दोनों से निपट पाना इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन बुद्धि सीजन कहता है लेकिन कुछ दिनों से इन दोनों के बारे में कोई भी खबर नहीं है, यानी कि इन्हें इनके अलायंस के अंदर नहीं देखा गया। इसका मतलब जरूर वो ड्रैगन आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए गए होंगे। किंतु मैं एकदम से अटैक नहीं करना चाहिए, मैं कुछ और लोगों को वहां पे भेजता हूँ और कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। 2 घंटे के बाद जिन लोगों को ईजान ने भेजा था वो लोग वापस आ चुके थे। वो लोग जाओ चैन को बताते हैं मे बी ये दोनों के दोनों जो लोग है वो यांग क्विंग चैन के साथ ही है एंड वो सब मिलकर जाओ चैन को ढूंढ रहा है। ये चीज सुनने के बाद जो जाओ चैन होता है उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है एंड वो कहता है सारे के सारे लोग ये मेरे पीछे पड़े हैं। जाओ चैन डिसाइड कर लेता है कि वो इन सभी लोगों से बदला लेगा। कार्लोस एंड वैटॉन से तो जाओ चैन की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसके बाद भी वो यान चिन चैन के साथ मिलकर जाओ चैन को ढूंढ रहा है। जाओ चैन कहता है आज नहीं तो कल वैसे भी मेरी उनके साथ दुश्मनी होने ही वाली है। सिंस वो मेरे साथ दुश्मनी करने चाहता है मैं उनकी तरफ बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं रहने वाला। फाइनली रात का समय हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जाओ चैन इस वक्त रात के अंधेरे के अंदर उन 3 स्केलेटन्स को लेके कहीं जा रहा था। जाओ चैन अनडाइंग अलायंस के करीब पहुंच रहा था। कुछ ही टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वो अनडाइंग अलायंस के अंदर पहुंच चुका था। पे पहुंचते ही जो जाओ चैन होता है वो अपने स्वॉर्ड ऑरा की मदद से आराम से यहाँ की जितनी भी झोपड़ियां होती है उन्हें काटना शुरू कर देता है, उन्हें तोड़ने लग जाता है। 2 फिगर्स बाहर आते हैं लेकिन इनके बीच में कोई भी लैंड ही नहीं था। ये जो 2 फिगर्स होते हैं इनको जाओ चैन के वो स्केलेटन से संभाल लेते हैं। जो जाओ चैन के स्केलेटन्स थे वो भी 3rd सेलेस्टियल लेयर के ऊपर थे एक्जुआ के। वही वो जो 2 फिगर्स होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद जाओ चैन के स्केलेटन्स उसे खत्म कर देते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाजों के कारण बाकी सारे लोग चौकन्ना हो चुके थे। वापिस हम लोग को वो 3 स्केलेटन्स देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त पूरी तरह से खून से रंगे हुए थे क्योंकि उन्होंने उन 2 बंदों को पूरी तरीके से फाड़ दिया था। बारिश भी आना शुरू हो चुकी थी जिसके कारण उनका जो खून होता है वो पूरी तरीके से जमीन के ऊपर बिखरा हुआ था एंड वो आसपास की पूरी जमीन के ऊपर बिखर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे खून की नदियां बह रही हो। इस वक्त जो जाओ चैन था वो भी किसी विलन से कम नहीं लग रहा था। वो कहता है लोग तुम सब लोग मिलकर मुझे मारना चाहते थे, आज मैं देखता हूँ कि कौन मेरे सामने आता है। इस वक्त जो जाओ चैन था वो किसी तरीके से एक डेड गॉड लग रहा था एंड जो भी जाओ चैन के रास्ते के सामने आ रहा था जाओ चैन उसे फाड़ के रख दे रहा था, किसी को काट दे रहा था, किसी की गर्दन उड़ा दे रहा था। इसी तरीके से उसने काफी सारे लोगों को मार दिया था क्योंकि जो जाओ चैन था वो ऑलरेडी एक्जुआ के 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर पहुंच चुका था। उसके सामने ये सारे जो लोग थे वो किसी काम के नहीं थे, यानी कि इन सबको मारना जाओ चैन के लिए गाजर मूली छीलने जितना आसान था। इस तरीके से पूरी के पूरे अलायंस को जाओ चैन ने खाली कर दिया था। इसी रात के काले अंधेरे के अंदर अनडाइंग अलायंस को खाली करने के बाद जो जाओ चैन होता है वो फैंटम अलायंस एंड थ्रोइंग नाइफ अलायंस के अंदर भी जाता है। इनके भी सारे के सारे लोगों को मार देता है। रातों रात जाओ चैन ने पूरी तरीके से मौत का नंगा तांडव कर दिया था। अब तक ये जो न्यूज होती है वो आसपास के सारे अलायंसेस के अंदर फैल जाती है। जाओ चैन ने रात के काले अंधेरे के अंदर फैंटम अलायंस, थ्रोइंग नाइफ अलायंस और अनडाइंग अलायंस के अंदर पूरी तरीके से तहलका मचा दिया। उनके लीडर्स को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है। डेफिनेटली इस चीज के बारे में जानने के बाद उन लोगों को जाओ चैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस चीज से वो एक और चीज समझ चुके थे। जो जाओ चैन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जाओ चैन ने ये सारी चीजें जानबूझ के की है ताकि वो अपने एनिमीज को डरा सके। अगले दिन वो सारे के सारे तुरंत अपने अलायंस के अंदर पहुंच जाते हैं। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनको जाओ चैन का कोई भी पत्ता नहीं मिलता। यानी एक तरीके से जो जाओ चैन था वो रात के अंधेरे में भूत की तरह आया था और दिन के उजाले के अंदर गायब सा हो गया था। कोई भी जाओ चैन को नहीं ढूंढ पा रहा था। जाओ चैन हम लोग को एक फॉरेस्ट के अंदर घूमते हुए देखने के लिए मिलता है, लेकिन तभी जाओ चैन को एक औरत देखने के लिए मिलती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड काफी ज्यादा चार्मिंग थी। डेफिनेटली ये यांग क्विंग चैन जितनी ब्यूटीफुल तो नहीं थी, लेकिन अगर इसका फिगर देखा जाए वो डेफिनेटली यांग क्विंग चैन से ज्यादा सुंदर था। यानी कि कुल मिला के ऑथर ये बताना चाहता है कि इस लड़की के जो ढोलू बोलू है जाओ लिनियर एंड यांग क्विंग चैन से ज्यादा बड़े है। जाओ चैन की तरफ देखती है एंड कहती है क्या क्या तुम अभी मुझे हेलो भी नहीं कहोगे। एंड वो जाओ चैन के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जाओ चैन इस लड़की को देख के समझ जाता है कि ये लड़की रेड पावर अलायंस की फाउंडर है, इसका नाम रोवेना है। ये लड़की जाओ चैन की तरफ देखती हुई कहती है मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको मेरे बारे में पता होगा। जाओ चैन कहता है रेड पावर अलायंस के अंदर का हर एक मेंबर वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। रेड पावर अलायंस के अंदर ज्यादातर लड़कियां है, सारी की सारी लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत है। उन सभी की लीडर यानी कि रोवेना और ज्यादा सुंदर है। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं कि रेड पावर अलायंस के अंदर सारी लड़कियां है कि नहीं, क्योंकि राइटर ने कहा कि वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल है। उस जगह पे सारी की सारी लड़कियां ही होगी या फिर जितनी लड़कियां है वो सारी की सारी काफी ज्यादा सुंदर है। जाओ चैन के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद वो जाओ चैन की तरफ देखते हुए कहती है तो क्या क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की
कोशिश कर रहे हो। जाओचन हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इस तरीके से जाओचन को शर्माते देख वो भी हंसने लग जाती है। जो जाओचन होता है वो अभी भी शर्मा रहा होता है। ये लड़की जाओचन से कहती है, लास्ट टाइम मैंने अपने अलायंस से किसी को भेजा था कि वो आपसे बात करके आपसे टीम अप कर सके, लेकिन लगता है कि आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए पर्सनली मुझे खुद आना पड़ा। गाइस पहले भी जाओचन की तरफ काफी सारी लड़कियां आई थी, जाओचन को अपने अलायंस के अंदर बुलाना चाहती थी, बट इन सब का कोई भी असर नहीं हुआ। जाओचन इस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे गलत मत समझो, बट मेरे काफी सारे दुश्मन है। अगर मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाता हूँ तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम वैसे भी जानते हो अनडाइंग अलायंस एंड बाकी सारे अलायंसेस भी इस वक्त मेरे को ढूंढ रहा है। मैं इस वक्त पूरी तरीके से वांटेड फिगर हूँ, तो मेरे जैसे पर्सन से तुम्हें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे इन सब चीजों से कोई भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जाओचन उसके अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है तो वो लड़की जाओचन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। फाइनली कुछ टाइम सोचने के बाद जाओचन कहता है, तो ठीक है हम एक अलायंस बनाएंगे, लेकिन हमारा ये जो अलायंस होगा ये डार्क होगा। एक तरीके से जाओचन इस लड़की के साथ दोस्ती करेगा एंड इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, जैसे कि उसने यीजन के साथ किया था। जरूरत पड़ने के ऊपर ये इस लड़की की मदद करेगा एंड इवन इस लड़की की मदद लेगा भी, लेकिन इनके इस मेल मिलाप के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। ये लोग सीक्रेटली एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आइडिया राहुना को भी अच्छा लगता है, वो जाओचन के साथ हाथ मिला लेती है। जाओचन से कहती है, हम लोग एक दूसरे की मदद तभी लेंगे जब लाइफ एंड डेथ वाली बात होगी। एंड मेरी बात को याद रखना, जब तुम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे होंगे मैं डेफिनेटली उस दिन तुम्हारी जान बचाने के लिए आऊंगी एंड मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ। ये चीज वो जाओचन के काफी ज्यादा करीब आके बोलती है। इस सेक्सी सी बंदी की ये सारी बातें सुनने के साथ साथ जाओचन पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका था। जाओचन थोड़ा सा पीछे हटते हुए और हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, लगता है यांग क्विंगचान, कार्लोस और वॉन्टॉन वो जल्दी मुझे ढूंढ लेंगे एंड जब वो मुझे ढूंढ लेंगे शायद से जल्दी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रोहना कहती है, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ एंड मैं तुम्हारी ताकत के ऊपर भी पूरी तरीके से भरोसा करती हूँ। तुम आराम से उन सभी लोगों को हैंडल कर सकते हो, इसलिए अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगी। जाओचन कहता है, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इस अलायंस फॉर्म करने की कोई भी जरूरत थी, यानी कि वैसे भी तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे इतने ज्यादा सुंदर लड़की को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अभी जो रावना होती है वो हंसती हुई कहती है, तुम मजाक कर रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी जैसी औरतें कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मुझे हर पल ऐसा महसूस होता है कि मुझे काफी सारी भेड़ियों ने घेर के रखा है और वो किसी भी वक्त मुझे निकलना चाहते हैं। ये चीज बोलते हुए रावना के फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से सैड टाइप के हो जाते हैं। जाओचन समझ जाता है कि रावना क्या कहना चाहती है। तो जो ड्रैगन आइलैंड है वो पूरी तरीके से सील आउट हो चुका है। काफी सारे जो टर्की लोग हैं डेफिनेटली इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ट्रैप हुई जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है उनका फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर है। उन्हीं में से बस कुछ ही लोग हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है, उनसे लोग ज्यादा डर के रहते हैं। जो खूबसूरत औरतें जो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती वो डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती एंड वो इन दरिंदों का शिकार हो जाती है। यही रीजन था कि जो रोहावना थी वो जाओचन जैसे पावरफुल लोगों का सपोर्ट चाहती थी। वो जाओचन की तरफ देखती है एंड कहती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम दिन ब दिन काफी ज्यादा पावरफुल बनो, फ्यूचर के अंदर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ। जाओचन होता है वो हंसता है एंड एक ठरक भरी स्माइल के साथ कहता है, यार वो तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें अभी भी पॉसिबल है। जाओचन की बातों को सुनने के बाद जो रावना होती है वो हंसने लग जाती है एंड कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके के मर्द निकलोगे। के बाद वो स्माइल करती है एंड फिर यहाँ से जाने लग जाती है। जाओचन बस ठरक के साथ इस लड़की को देखता रहता है। जो लड़की थी इसने बैकलेस टॉप पहन के रखा था, इसके कारण इसकी जो बैग थी वो पूरी तरीके से ओपन थी। जाओचन बस इसे देख ही रहा था। एक तरीके से अपना जाओचन इसका दीवाना सा हो चुका था। बाजी काफी ज्यादा सेक्सी थी। देखा जाए तो जो जाओ लिनियर एंड यांग क्विंगचान है डेफिनेटली इस लड़की से ज्यादा सुंदर है, बट बॉडी के मामले के अंदर ये जो लड़की है ये पूरी तरीके से गॉड गिफ्टेड है। जो हमारा जाओचन था वो थोड़ा सा सख्त लौंडा था, लेकिन इस जगह पे वो भी पिघल गया। जाओचन अपनी जर्नी के अंदर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले वो बुद्धि सीजन से एक और बार मिलने जाता है एंड उससे काफी टाइम तक वो बातें करता है। बुद्धि सीजन से काफी टाइम बातें करने के बाद फाइनली जाओचन इधर से गायब हो जाता है, क्योंकि इस जगह के ऊपर जल्दी उसके दुश्मन भी पहुंचने वाले थे। हम लोग को वही बोन फील्ड वापस से देखने के लिए मिलती है। बोन फील्ड को क्रॉस करते हुए जाओचन एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है। इसके अंदर जाओचन कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए रुका था। रात भर जाओचन यहीं पे रुकता है। सुबह सुबह जाओचन जब उठता है तो वो देखता है कि एंड वो 3 स्केलेटन सारे के सारे घोड़े बेच के सो रहे थे। जाओचन होता है वो सुबह सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता बना रहा था, यानी कि वो खाना पका रहा था। जाओचन लिटिल कीकी के पास जाता है एंड कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, क्या तुम थोड़ा बहुत खाना चाहोगी। जाओचन की बातें सुनने के बाद फाइनली कीकी उठ जाती है। जब वो देखती है कि जाओचन के हाथों के अंदर टेस्टी टेस्टी खाना है, देखती है उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है। लेकिन फिर वो अपने पेट के ऊपर हाथ फहराती है एंड एक अजीब से एक्सप्रेशन बनाती है। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम लिटिल कीकी ने पूरा का पूरा एक पॉन्ड पी लिया था डिवाइन लिक्विड का। वो जो डिवाइन लिक्विड था अभी तक ये जो मॉन्स्टर था ये उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। इसका पेट अभी भी पूरी तरीके से फुल था। डेफिनेटली जाओचन को खाते हुए देख इसके मुंह से लार टपक रही थी। चैन इसकी तरफ देखता है एंड कहता है, मैं डेफिनेटली तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई इलाज ढूंढूंगा, लेकिन शायद से कुछ टाइम तक तुम्हें इसी तरीके से रहना पड़ेगा। जब लिटिल कीकी जाओचन के मुंह से ये सारे शब्द सुनती है तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जाओचन के पास सच्ची में ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू वो उसके पेट के अंदर वो जो डिवाइन लिक्विड है उसे जल्दी जल्दी कंज्यूम कर सके। फिर जाओचन उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, लेकिन शायद से मुझे तुम्हारी ट्रेजर ट्री की भी जरूरत पड़ेगी। किने उस ट्रेजर ट्री को अपने सर के ऊपर पहन के रखा था किसी ताज की तरह। वो तुरंत उसे निकाल के जाओचन की तरफ फेंक देती है। इसके बाद जाओचन कीकी की तरफ देखता है एंड कहता है कि हम इस प्रोसेस
को इस जगह पे नहीं कर सकते, हमें किसी ऐसी जगह को ढूंढना पड़ेगा जो काफी ज्यादा शांत हो, जहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए सोचने के लिए। इसी के बाद ये लोग अपनी जर्नी वहाँ पे से शुरू कर देते हैं एंड ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते के अंदर उन्हें काफी सारे ड्रैगन्स की चिल्लाने की आवाज आती है। जब झाओचन को पता चलता है कि उसके आसपास काफी सारे ड्रैगन्स हैं, तो झाओचन को डेफिनेटली उनके अंडों की फिक्र होती है, यानी कि उनके अंडे चोरी करने का मन करता है। बट इस चीज के बारे में झाओचन इस वक्त ज्यादा नहीं सोचता एंड वो आगे बढ़ जाता है। जो इस वक्त जंगल था झाओचन के अगल बगल में काफी बड़े बड़े हम लोग को फूल देखने के लिए मिल सकते थे। ये दिखने में काफी सुंदर था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे एक रिवर यानी कि एक वाटरफॉल मिलता है। इसे क्रॉस करने के बाद झाओचन के सामने वापस से एक काफी सारा डीप जंगल लग जाता है। जब झाओचन इस जंगल को थोड़ा सा क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वो ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे उसे काफी सारे बीस्ट एक साथ देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि साथ में बैठ के पानी वानी पी रहे थे। एंड साथ ही साथ ये जो नजारा था पूरा का पूरा, ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। झाओचन जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा सा स्नेक देखने के लिए मिलता है। ये था एक ट्राइमोसोरस, ज्यादातर लगभग आधा मीटर तक ही लंबे होता है। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा लंबी चौड़ी थी एंड इसकी जो बॉडी की थिकनेस थी वो लगभग एक घर जितनी मोटी होगी। ये किसी भी एंगल से कोई सांप तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब इसकी लंबी बॉडी की तरफ देखते थे तब पता चलता था कि एक ह्यूज वेनमस स्नेक है। छुप के इस स्नेक को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है। वो सडनली देखता है एक एलिफेंट का झुंड जा रहा था। ये जो स्नेक होता है वो उनके झुंड के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो एक बड़े से वाइल्ड एलिफेंट को तुरंत अपनी जीभ से पकड़ लेता है, सीधा उसे पकड़ के अपने मुंह में पकड़ लेता है एंड उसे डायरेक्टली निकलना शुरू कर देता है। ये चीज देख के झाओचन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जो सांप है एक्चुअल में इसने पूरे के पूरे एक जिंदा एलिफेंट को अपने अंदर निकल लिया। एलिफेंट का साइज कितना ही ज्यादा बड़ा होता है एंड ये चीज देख के बाकी के जितने भी एलिफेंट्स होते हैं सारे के सारे भागने लग जाते हैं। जो एलिफेंट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है उसके मुंह में, लेकिन एट द एंड वो उसके मुंह के पॉइजन के द्वारा मर जाता है। उसके बाद वो जो स्नेक होता है वो अपने अगले शिकार की तरफ आगे बढ़ता है। सारे एलिफेंट्स भाग रहे थे इस वक्त। कुछ और एलिफेंट्स को पकड़ पकड़ के डिवोर कर लेता है। कुछ एलिफेंट्स को डिवोर करने के बाद वो बाकी के एलिफेंट्स को छोड़ देता है, क्योंकि वो सारे के सारे एलिफेंट्स को बेफालतू में नहीं मारना चाहता था। उसकी भूख ऑलरेडी मिट चुकी थी। इस तरीके से अगर वो अपने सारे खाने को मार देता है, ये खाने की बर्बादी होगी झाओचन। जिसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। हम लोग को लिटिल कीकी काफी ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए मिल सकती थी। वो अचानक से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है किसी बंदर की तरफ। पेड़ के टॉप के ऊपर चढ़ के वो एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेडली देखते हुए नाचने लग जाती है। झाओचन को समझ नहीं आ रहा था कि ये जानवर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। कुछ टाइम के बाद जो झाओचन होता है वो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेता है। ऐसा फील होता है कि मे बी ये जो डिवाइन सैपलिंग है कीकी का कोई पुराना घर हो। झाओचन कीकी की तरफ देखता है एंड कहता है, कीकी क्या तुम यहीं पे बॉर्न हुई हो? सुनते ही जो कीकी होती है वो नाचने लग जाती है। झाओचन समझ जाता है कि ये जो ट्रेजर टी है इसके ऊपर कीकी चढ़ी हुई है, इसके ऊपर एक सैपलिंग थी एंड जो सैपलिंग है ये एक्चुअल में कीकी के नेटिव प्लेस है, यानी कि जगह जगह पे कीकी रहती है उसी जगह पे ये सारे के सारे डिवाइन सैपलिंग्स है। कीकी का घर यहाँ से काफी ज्यादा करीब है। झाओचन थोड़ा सा खुश हो जाता है कि फाइनली शायद से उसे कीकी का घर मिल जाए। ऐसे लग रहा था कि कीकी यहाँ से अपने घर का रास्ता जानती है, इसलिए कीकी आगे आगे चल रही थी एंड झाओचन एंड वो 3 स्केलेटन्स कीकी को फॉलो कर रहे थे। रास्ते में काफी सारे ड्रैगन्स एंड काफी सारे मॉन्स्टर की जोर जोर की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। झाओचन को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन जो लिटिल किडर थी यानी कि कीकी वो बिल्कुल भी डर नहीं लेती। ऐसी चल रही थी जैसे कि ये उसी की बाप की जगह एंड उसे घंटा भी किसी भी ड्रैगन वैगन से डर नहीं लगता था। सब चीजें देख के झाओचन भी थोड़ा सा शॉक होता है एंड वो कहता है, यानी ये जो छोटा सा मॉन्स्टर है एक्चुअल में इसका ओरिजिन क्या है? जरूर कोई काफी ज्यादा पुराना और काफी ज्यादा एशियंट मॉन्स्टर होगा। जब वो लोग रास्ते में चल रहे थे तभी उन लोगों को एक सेंटीपीड देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक छोटा सा कीड़ा। इसका साइज एक उंगली के बराबर में होता है, लेकिन इस वक्त जो कीड़ा ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। किसी बड़े एशियंट सांप जैसा लग रहा था ये कीड़ा। इसके जो पाँव थे वो भी काफी ज्यादा नुकीले थे। जहाँ जहाँ से चल रहा था वहाँ की जो जमीन थी वहाँ पे खड्डा खुद जाता था। इसके अंदर से निकलने वाला जो हो रहा था वो काफी ज्यादा पॉइजनस था। इसको देख के झाओचन समझ चुका था फिर गलती से भी इस चीज ने झाओचन को छू लिया तो झाओचन का जिंदा बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा था कि जो कीकी है वो एक्चुअल में ऐसी जगह से रहती है, वो ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे मॉन्स्टर्स है। ना आगे झाओचन बढ़ रहा था उतने ही उसे और ज्यादा मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिल सकते थे। कुछ टाइम चलने के बाद फाइनली लोग एक माउंटेन रेंज के पास में पहुंच जाते हैं। जो कीकी होती है वो तुरंत झाओचन के कंधे के ऊपर चढ़ जाती है एंड चढ़ते ही नाचने लग जाती है एंड वो एक प्रिमिटिव माउंटेन वुड्स की तरफ इशारा कर रही थी। झाओचन समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है डेस्टिनेशन के। इसके बाद वो जो कीकी होती है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भागने लग जाती है। झाओचन था वो बस कीकी के पीछे भाग रहा था। उसे डर लग रहा था कि कीकी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। वो मनी मन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा ओरिजिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम बस एक छोटे से मॉन्स्टर हो, तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। झाओचन को ये भी भरोसा नहीं हो रहा था कि कीकी एक्चुअल में इस जगह के ऊपर रहती है, ये जगह जो कि पूरी तरीके से एशियन मॉन्स्टर से भरा हुआ है। जब झाओचन कीकी को लिटिल मॉन्स्टर बोल रहा था तो कीकी को गुस्सा आ रहा था। वो झाओचन को पंजे मारने लग जाती है। फिर झाओचन हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो उसे जमीन के ऊपर छोड़ देता है। वो फाइनली एक जगह के ऊपर आके पहुंचता है। झाओचन अपने सामने वाले नजारे को देख के काफी ज्यादा शॉक था। ये जो चीज उसे एक बहुत बड़ी सी चट्टान लग रही थी यानी कि माउंटेन, वो एक्चुअल में एक एशियन ट्री था। एक एशियन ट्री की ट्रंक थी, इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरी तरीके से कोई काट चुका था। झाओचन को भरोसा नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा पुराना और इतना ज्यादा बड़ा एशियन ट्री आखिर
इसका ये हाल किसने किया होगा। ट्री की जो लेंथ थी वो लगभग आसमान को छू रही थी एंड इसकी मोटाई भी काफी ज्यादा थी। सही में एक हेवनली ट्री था। इसके आसपास कोई भी दूसरा पौधा हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल सकता था दूर दूर तक। आसपास की जितनी भी जगह थी वो पूरी तरीके से बंजर धरती थी। इसकी जड़ें पूरी तरीके से चारों तरफ फैली हुई थी कि तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ये जो पेड़ है ये कभी भी गिर जाएगा। वही दूसरे नजरिए से अगर इसे देखे तो ऐसा लगता था ये पता नहीं कितने एंडलेस ईयर से इसी जगह पे खड़ा है। जाओचन इस माउंटेन के बारे में सोच ही रहा था एंड किकी से कुछ पूछने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि किकी अपनी जगह से गायब हो चुकी है। जाओचन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो तुरंत 3 स्केलेटन्स की तरफ देखता है। तभी जो लुन हुआ वैंग होता है सर्टेन डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। जाओचन समझ जाता है कि मे बी वो उस डायरेक्शन के अंदर गई होगी। तुरंत ये 3 स्केलेटन एंड जाओचन उस डायरेक्शन के अंदर तेजी से भागने लग जाता है। रास्ते के ऊपर जाओचन को उस बड़े से हेवनली ट्री की काफी सारी रूट्स देखने के लिए मिल सकती थी जो कि जमीन के अंदर खड़ी हुई थी, जो कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन वो जो पेड़ है वो पूरी तरीके से मर चुका हो, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरीके से जमीन के ऊपर गड़ा हुआ था एंड उसकी रूट दूर दूर तक फैली हुई थी। जब जाओचन उस सर्टेन डायरेक्शन की तरफ भाग रहा था तो उसे काफी सारे एशियन बीस्ट के चिल्लाने की आवाज भी आती है। उसे फील होता है कि उसके आसपास ही 7 से 8 एशियन ड्रैगन्स है। उनकी आवाज सही में कान फाड़ देने वाली थी। जाओचन अपने आप से कहता है जैसे कि मैंने सोचा था ये जगह ये सही में एक मॉन्स्टर्स का डेन है। लेकिन इस वक्त जो जाओचन था वो किकी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी उसकी। तभी जो क्विंग क्वैंग वैंग होता है यानी कि स्केलेटन जाओचन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है एंड एक हेवनली ट्री की तरफ इशारा करता है। तभी जाओचन उस हेवनली ट्री की तरफ जब देखता है तो वो देखता है कि किकी उसी हेवनली ट्री के ऊपर चढ़ रही थी किसी मंकी की तरह। जो किकी थी वो ऑलरेडी 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुकी थी। किकी को इस तरीके से बंदर की तरह उछलते हुए देख जाओचन हंसने लग जाता है। इसके बाद वो लोग भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लग जाते किसी बंदर की तरह। डेफिनेटली कोई नॉर्मल बंदा इस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन ये जो 3 स्केलेटन एंड जाओचन थे तो की जो पावर्स थी वो एक अलग लेवल के ऊपर थी। ये जो पेड़ था ये किसी माउंटेन से कम नहीं था। जो किकी होती है वो एक जगह के ऊपर आके रुकती है एंड वो एक दूसरे टहनी के ऊपर चली जाती है एंड उस टहनी के ऊपर थोड़ा टाइम आगे बढ़ने के बाद जो किकी होती है वो एक जगह के ऊपर बैठ जाती है। किकी को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपना घर भूल चुका हो। जाओचन किकी की तरफ देखता है एंड कहता है क्या हुआ। जो किकी होती है वो तुरंत जमीन के ऊपर लेट जाती है, किसी बॉल की तरह अपनी बॉडी को लपेट लेती है एंड रोने लग जाती है। जाओचन किकी को इस तरीके से रोते हुए देखता है तो उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किकी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ से जुदा हो चुका हो। तो वो जो से रोए जा रही थी। वो जो 3 स्केलेटन्स थे जो कि किकी को एक छोटा सा मॉन्स्टर समझते थे, हमेशा वो किकी से थोड़ा सा डरे हुए रहते थे, वो भी इस वक्त काफी ज्यादा दुखी से लग रहे थे। तो जाओचन होता है वो तुरंत अपने घुटनों पे आ जाता है एंड किकी उसे कहता है किकी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड जो किकी होती है वो तुरंत जाओचन से आके लपेट जाती है। वो जाओचन के गोद में आके किसी बच्चे की तरह रोने लग जाती है। भाई वो जो 3 स्केलेटन्स थे वो लोग भी एक तरीके से रोने जैसी शक्ल बना चुके थे, को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंबे टाइम तक कोशिश करने के बाद फाइनली जो जाओचन होता है वो समझ जाता है एक्चुअल में जो किकी है वो इसी जगह पे बॉर्न हुई थी। वो शायद से किसी तरीके से इस डिवाइन ट्री के नीचे उतर गई होगी और जिसके बाद वो अपना रास्ता भूल गई। वो फिर कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाई। जब वो दोबारा इस जगह के ऊपर आई तो वो इस जगह को पहचान गई। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर लौटी यानी कि जहाँ पे उसके माँ बाप को होना चाहिए था, तो वहाँ पे उसने अपने माँ बाप को नहीं पाया। तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, वो रोने लग गई। जाओचन किकी की तरफ देखता है कहता है तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी हालत तुम्हारी तरह ही है। मैं भी अपने परिवार से फिर शायद से कभी नहीं मिल पाऊँ। मेरा परिवार इस जगह से काफी ज्यादा दूर रहता है एंड मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मजबूत रहना पड़ेगा। जाओचन ने क्या बोल दिया था, लेकिन जाओचन के जो वर्ड्स थे वो किकी को समझ आ चुके थे। सडनली जो किकी का मूड था वो भी चेंज हो चुका था। जब जाओचन देखता है कि किकी का सडनली मूड चेंज हो गया तो उसकी तरफ देखते हुए कहता है किस तरीके का शैतान का पिल्ला है, 2 मिनट पहले तो इतना आंसू बहा रहा था एंड एकदम से नॉर्मल हो गया। जाओचन की बात सुन के जो लिटिल किकी होती है वो तुरंत जाओचन को पंजे से मारने लग जाती है। कुछ ही टाइम के बाद सारा का सारा माहौल यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। किसी छोटे से बच्चे के हाथों के अंदर लॉलीपॉप दे दिया जाए तो वो एकदम से खुश हो जाता है। उसी तरीके से जो लिटिल किकी थी कुछ टाइम रोने के बाद फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, वहाँ पे से हंसने खेलने लग गई थी। इस जगह के ऊपर आके जाओचन एक चीज समझ चुका था कि जो किकी का ओरिजिन है वो डेफिनेटली इतना सिंपल नहीं होगा। किकी जरूर किसी काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की डिसेंडेंट होगी। ये जगह पूरी तरीके से काफी सारे ड्रैगन से भरी हुई है। यहाँ पे काफी सारे एशियन ड्रैगन है एंड अगर इतने सारे एशियन ड्रैगन के बीच में कोई रेस रहती है तो वो जरूर कोई ऑर्डिनरी रेस नहीं हो सकती। इसके साथ वो सोचता है मे बी जब किकी पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगी तो वो किसी टेरिफाइंग मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए जो जाओचन होता है वो इस लिटिल किकी के साथ आसपास थोड़ा सा घूमता है। वही उन्हें एक जगह मिलती है। लिटिल किकी तुरंत अपने सर से उस डिवाइन ट्री को निकालती है एंड उस जगह के ऊपर लगा देती है। वो जो डिवाइन ट्री होता है वो तुरंत उस जगह के अंदर पूरी तरीके से अपनी जड़ें गड़ा देता है। सडनली वो जो किकी होती है वो जाओचन को कुछ इशारे करने लग जाती है। जाओचन समझ जाता है एंड वो कहता है क्या तुम मेरे से कहने की कोशिश कर रही हो कि ये जो डिवाइन स्प्राउटलिंग है तुमने इस जगह से उठाया था। कि अपनी गर्दन को हाँ के अंदर हिलाने लग जाती है। उसके बाद जो जाओचन होता है उस डिवाइन ट्री की तरफ देखता है एंड फिर उसके दिमाग में कुछ आता है कि जो हेवनली ट्री है ये ऑलरेडी पूरी तरीके से ड्राई आउट हो चुका है, ये ऑलरेडी मर चुका है। जो डिवाइन सैम्पलिंग है वो इस वक्त इस पेड़ के अंदर से कोई भी लाइफ एनर्जी नहीं चूस पा रही। लेकिन अगर ये जो डिवाइन सैम्पलिंग है अगर ये इसी जगह के ऊपर बॉर्न हुई है तो कोई ऐसा तो नहीं कि जो एशियन ट्री है ये एक्चुअल में ये डिवाइन सैम्पलिंग है, ये जस्ट एक डिफरेंट स्टेज के अंदर एंटर हो चुकी हो निर्वाणा के। इन सब चीजों के बारे में सोचते ही जाओचन के दिमाग के अंदर काफी सारे थॉट्स आने लग जाता है। फिर वो स्माइल करके कहता है नो वंडर कि
कि ये जो पेड़ है इसे कहीं से भी कितना भी उखाड़ लो, जैसे इसे किसी दूसरी जगह पे लगाया जाता है तुरंत उस जगह के ऊपर अपनी जड़ें गड़ा लेता है। जन को ऐसा फील हो रहा था कि जो लिटिल किकी है उसे में भी जान मूझ के छोड़ दिया गया हो एंड ये जो डिवाइन सैपलिंग है ये उसके लिए एक राशन के तौर पे छोड़ दिया था। जब किकी बॉर्न हुई से वो इसी राशन के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई किकी को क्यों छोड़ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो लिटिल बीस्ट है ये किसी लेजेंडरी सिंडिकेट ड्रैगन किंग के ओरिजिन से कम नहीं है। जाओ चैन इस वक्त लिटिल किकी की तरफ देखता है तो वो जमीन के ऊपर लोटपोट कर रही थी किसी छोटे बच्चे की तरह। इसके बाद जो जाओ चैन होता है वो लिटिल किकी को वापस से अपने गोदी में उठा लेता है एंड आसपास की जगह से थोड़ी सी मिट्टी एंड बाकी की चीजों को उठा लेता है एंड एक कपड़े के अंदर बांध लेता है एंड कहता है ये वो चीज है जो कि तुम्हारी बर्थ प्लेस से जुड़ी हुई है, मैं इन सारी चीजों को अपने पास रखूंगा भी तुम्हें अपने घर की याद आए, मैं भी इस जगह की जो मिट्टी है के और से तुम्हें अपनापन सा फील हो सके। वहाँ पे जाओ चैन को एक एक्शेल भी देखने के लिए मिलता है एंड इस चीज को भी जाओ चैन रख लेता है। इसके बाद जाओ चैन को कुछ ड्रैगन्स के चिल्लाने की आवाज आती है एंड तुरंत जाओ चैन उस डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। इसी जाओ चैन उस जगह पे जाता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसे एक ग्रीन कलर का ट्रेनिकल ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि लगभग 50 मीटर लंबा चौड़ा था एंड उसी ट्रेनिकल ड्रैगन के सामने एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो कि काफी ज्यादा बड़ा डायनासोर सा लग रहा था। ये दोनों के दोनों बीस्ट एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। डेफिनेटली ट्रेनिकल ड्रैगन इससे काफी ज्यादा पावरफुल था। कुछ टाइम लोगों की फाइट देखने के बाद जाओ चैन समझ जाता है कि वो जो दूसरा वाला ड्रैगन है वो भी कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन नहीं है, वो लेजेंडरी मोनार्क लायन ड्रैगन है। जाओ चैन की फटके हजार तो तब होती है जब जाओ चैन को फील होता है इसी जगह से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही एक और ड्रैगन है जो कि एक सैबर ड्रैगन है जो किसी माउंटेन जैसा लग रहा था। इसी जगह पे ये एपिसोड खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर जेन्युइनली पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना ताकि मुझे अगला वीडियो जल्दी बनाने की मोटिवेशन मिले। ऐसे भी अभी थोड़ा सा टाइम का लोचा चल रहा है क्योंकि अभी मेरा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन स्टिल जब टाइम मिलता है मैं तब तक वीडियो बना लेता हूँ। तो होप करता हूँ कि आप लोग समझोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।